हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलका है और मैं आपके ही चैनल लेपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं जियोग्राफी में और एनसीईआरटी क्लास 6 और अब हम हिस्ट्री देख रहे हैं क्लास 6 की। पहला अध्याय हम समझ रहे हैं प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। चलिए अब हम देखते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसे आप सही से समझोगे तो बहुत लोगों को बोर लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई और नहीं है, क्योंकि हमें इससे अपने अतीत के बारे में पता लगता है कि पहले के लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, पहले के बच्चे क्या खेल खेलते थे, और जो वैज्ञानिक थे, जो आपके वो थे शिल्पकार थे, उनका जीवन कैसा था, क्या था और क्यों था। ये इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिलती है इतिहास से ही। तो ये कह रहे हैं कि कैसे पता लगाएं कि हम मतलब कैसे जान सकते हैं। अब अगर हमें कल के बारे में पता लगाना है तो हम टेलीविज़न खोल लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर उससे भी आगे का समय पता लगाना होगा, समय के बारे में पता लगाना होगा, तो फिर हम अपने मम्मी पापा से पूछ लेंगे, दादा दादी से पूछ लेंगे। लेकिन अगर हमें हज़ारों वर्ष पहले पता लगाना होगा तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे। उसी के बारे में जानते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। अतीत के बारे में पहले देखते हैं कि क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कि लोग क्या पहनते थे, लोग कहाँ रहते थे, और पशुपालकों का जीवन कैसा था, कृषकों का जीवन कैसा था, शासकों का जीवन कैसा था, और बच्चे कौन सा खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुनाया करते थे, इसी के बारे में। और अब देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। लोग जो रहते थे, पहले जो लोग रहते थे वो नर्मदा नदी के पास में रहते थे। और नर्मदा नदी के पास पहले रहते थे नहीं, बल्कि अभी भी रहते हैं। आपने गौर करा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उन पर बड़े बड़े शहर बसे होंगे। आप हरिद्वार देख लो, वहाँ नदियों का संगम है। आप इलाहाबाद देख लो, और आप घाटों का शहर वाराणसी देख लो, और अपना आगरा देख लो, यमुना नदी है। और क्या कहते हैं, गंगा नदी के आसपास तो बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। तो पहले के लोग भी ऐसी ही जगह पर रहते थे जहाँ कोई सहायक नदी होती थी या कोई बहुत बड़ी नदी होती थी। वहाँ राज्य बहुत बड़ा होता था। नदियों के आसपास इसलिए भी रहते थे क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ जो ज़मीन थी वो थी, वहाँ पर कृषि अच्छी तरह से कर लेते थे। ठीक है। और जो आपके यहाँ ये कह रहे हैं कि नर्मदा नदी के पास के जो लोग थे वो एक कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है कि एकत्रित करने वाले लोग। क्या क्या एकत्रित करते थे वो क्या कहते हैं, पास में जो जंगल था उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसकी विशाल संपदा के बारे में उन्हें अच्छी तरह से जानकारी थी। तो वहीं से वो अपने खाने की और फलों की और उन पेड़ पौधों की जड़ों को संग्रह करते थे और जानवरों का आखेट करते थे। आखेट मीन्स होता है शिकार करना। ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर पश्चिम सुलेमान कृथर पहाड़ियों के बारे में। जो सुलेमान कृथर पहाड़ियाँ ये इधर पाकिस्तान की तरफ है। ये देखिए यहाँ पर है, ये रहा आपका सुलेमान कृथर। ये आपका इंडिया है ये ऐसे करके, लेकिन इधर ये जो है वो पाकिस्तान है और इधर अफ़गानिस्तान है। तो ठीक है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ प्राप्त हुए, मतलब गेहूँ की जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ के जो लोग थे वो गेहूँ की खेती करते थे। सुलेमान कृथर की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे वो गेहूँ की खेती करते थे। कितने वर्ष पहले? 8000 वर्ष पहले। अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्व के गारों में। हाँ, ये पशुपालन भी करते थे, पशुओं की पालतू जानवरों को, और ये गांव में रहते थे। पहले के लोग ज़्यादातर गांव में ही रहते थे। नगर थे, बाद में नगरों का डेवलप हुआ है। उत्तर पूर्व गारो, जैसे ये आपका हुआ इधर, ये आपको हो गया उत्तर पूर्व गारो। ये उत्तर है, ये पूर्व है, और इन दोनों के बीच की दिशा को हम गारो पहाड़ी बोलते हैं। यहीं की बात कर रहे हैं, और ये विंध्य की बात कर रहे हैं। मध्य में जो विंध्य है, तो यहाँ पर सबसे पहले चावल का प्रमाण मिला, उपजाया गया। चावल उपजाया गया हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले प्रमाण मिला है ना कृषि का।
और विंध्य मतलब उत्तर मध्य में, जहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की जो सहायक नदी हैं वो हैं आपकी रावी, सतलज और आपकी व्यास, चेनाब, झेलम, ये है आपकी सिंधु नदी है। सिंधु नदी निकल कहाँ से रही है पहले ये देखते हैं। ये देखिए, ये है मानसरोवर, इधर नेपाल के पास में मानसरोवर एक जगह है। तो मानसरोवर से ही ऐसे करके इधर की साइड तो ब्रह्मपुत्र निकल रही है, और जैसे यहाँ पर मेघना बोलते हैं, गंगा और वो मिलते हैं। और आपका हाँ, इधर से मानसरोवर मानसरोवर में से ये सिंधु नदी ऐसे ऐसे करके निकल रही है, पाकिस्तान में जा रही है, इंडिया में अपनी थोड़ी ही मिलती है। इसी की बात करें कि सिंधु नदी के पास में, अब सिंधु नदी के पास में ही आरंभिक नगर बहुत फले फूले। ठीक है, और तटवर्ती इलाके की बात कर रहे हैं, मतलब समुद्रों के आसपास जो तट थे वहाँ के इलाकों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी कृषि अच्छी होती थी। ये 2500 वर्ष पुरानी बात है। और जो सिंधु नदी की बात कर रहे हैं वो 4700 वर्ष पुरानी बात है। आरंभिक नगर 4700 वर्ष पहले फले फूले थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये बात कर रहे हैं आपकी बिहार की। बिहार में जो है वो सोन नदी है, और ये बिहार के पास में ही एक राज्य है मगध, बहुत प्राचीन काल से है मगध जो है, और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। आज की डेट में उसे पटना बोलते हैं। और मगध के जो शासक थे वो हमेशा से ही शक्तिशाली रहे हैं, चाहे वे आपके अशोक हों या उदयन ने हाँ मगध की स्थापना कराई थी। ठीक है, और शक्तिशाली शासक थे, विशाल राज्य था। लोगों ने सदैव ही उपमहाद्वीपों के हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा की है। क्यों की है ये भी देखते हैं, और कैसे की है ये भी देखते हैं। जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदी, समुद्र, सब की यात्रा बहुत जोखिम भरी थी। लेकिन यात्रा क्यों करते थे? तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे राज्य में आक्रमण करने के लिए करती थी लंबा लंबा सफ़र। और जो धार्मिक गुरु थे वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए करते थे। व्यापारी व्यापार करने के लिए करते थे। कुछ लोगों को नई नई जगह खोजने का शौक़ था, इसीलिए करते थे। और कुछ लोग करते थे एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे में जाने के लिए करते थे। आज के लोग क्यों करते हैं? आज के लोग करते हैं आपके पर्वतों की ऊंचाई को छूने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए। अब चलिए देखते हैं, सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ के भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे हैं। जब हम एक देश से दूसरे देश या दूसरे राज्य से जानेंगे तो वहाँ की हम संस्कृति भी अपनाएंगे। अब देखते हैं देश के नाम। देश का नाम पड़ कैसे गया, मतलब ये भी बात है कि हिंदुस्तान हमारे देश का नाम कैसे है, या इंडिया कैसे है, या भारत कैसे है। ये प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? वैसे तो हमारे वेदों में बताया गया है, लेकिन इतिहासकार अपने तरीके से बताते हैं। जैसे अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया यूज करते हैं या भारत यूज करते हैं। तो जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, और जो इंडस शब्द है वो सिंधु नदी के लिए यूज करा गया है, और जो सिंधु नाम है वो संस्कृत का नाम है। ठीक है, और जो एटलस में ईरान के लोग रहते हैं, और ईरानी हैं, यूनानी हैं, ये 2500 वर्ष पहले अपने इंडिया में इन्होंने एंट्री करी। उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे ये लोग। ठीक है, तो सिंधु नदी को ये सीधे सीधे सिंधु नहीं बोल पाते थे, क्योंकि जो सिंधु नदी के आसपास के लोग थे वो अलग भाषा बोलते थे, उनकी भाषा ये लोग नहीं बोल पाते थे। तो इन्होंने ये मतलब सिंधु को बोलते थे इंदोस, हिंदूस, ऐसे बोलते थे। तो नदी क्या कहते हैं, इस नदी के पूर्व में जो स्थित है, पूर्व में हमारा इंडिया ही स्थित है, तो इस जगह को ये लोग इंडिया मतलब इंडिया कहने लगे, या इंदोस कहने लगे। फिर इसी के नाम पर, सिंधु नदी के नाम पर ही ये लोग हिंदू करने लगे, तो हिंदुस्तान हो गया हमारे इंडिया का नाम। अब भारत नाम क्यों पड़ा? भारत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे उनका समूह था एक, जिसका नाम था भारत। ठीक है, उस समूह का जो उल्लेख है वो संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद। वैसे अपने 4 वेद हैं, लेकिन चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है उसे ऋग्वेद कहते हैं। कितना पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे प्राचीन वेद बताइए, ऋग्वेद। बाद में इसका प्रयोग हम अपने देश के लिए करने लगे, भारत का। और अतीत के बारे में और कैसे जान सकते हैं, ये भी देखिए। अतीत के बारे में हम पुस्तकों के जरिए जान सकते हैं, और पुस्तकें जो है अभी आज की डेट में तो मशीनें हैं प्रिंट वाली,
लेकिन पहले हाथों से पुस्तकें लिखी जाती थी। तो वो क्या कहते हैं, जिन पुस्तकों को हाथों से लिखते हैं उसे बोलते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और मेन्यू का मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है मतलब लिखना। तो पूरा हुआ हाथ से लिखी हुई वो पुस्तक है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भुर्ज नामक पेड़ की एक छाल, उसको विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र में लिखा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये एक पांडुलिपि है, बहुत पुरानी। ये एक भुर्ज नाम का पेड़ है, उसकी छाल से मतलब तैयार करी गई है। इसको बांधा गया है और क्या कहते हैं पत्तों को काट कर तैयार करके अच्छी तरह से उसे लिखा जाता था। देखिए कितने सही से और कितने सही तरीके से लिखा गया है। पहले के जो लोग थे बहुत सही से पांडुलिपियाँ तैयार करते थे। इसे याद रखना, भुर्ज नामक पेड़। पांडुलिपियाँ तो सबको पता होगी, लेकिन भुर्ज नामक पेड़ बहुत कम लोगों को पता होगी कि उसकी छाल से इसके पांडुलिपियों को तैयार करते थे। पांडुलिपियाँ पत्तों से तो बनी होती तो उन्हें कीड़े खा लिए। पहले के मतलब बहुत पांडुलिपियाँ थी तो कुछ को तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ अभी भी हैं। कहाँ पर हैं ये भी है कि मंदिरों में पहले ये लोग, मतलब अब तो खैर उनको उसमें म्यूजियम में या वैसे सही से रखा गया होगा, लेकिन पहले की पांडुलिपियाँ कहाँ रखी रहती थी? मंदिरों में, विहारों में। जैनों के विहार होते हैं और इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताओं में, व्यवहारों में, राजाओं के जीवन की, औषधियों के लिए, विज्ञान के लिए सभी प्रकार की विषय की चर्चा मिलती है। इन्हीं से हमें जानकारी मिलती है, राजाओं के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में और औषधियों के तथा विज्ञान के बारे में, सभी चीज़ के बारे में। ठीक है। और इनमें से कई तो संस्कृत में लिखी गई हैं, लेकिन जो आम लोग थे वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब जो आपके पंडित वगैरह थे वो तो संस्कृत का यूज़ करते थे, जो लोग हमारे जैसे लोग थे वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। चलिए अब जानते हैं हम अभिलेख के बारे में क्या होता है। अभिलेख जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे चित्र में जो दिखाई दे रहा है, ये अभिलेख है। ये काय का बना है? ये किसी कागज़ का या किसी और चीज़ का पे नहीं बना है, यह है पत्थर का बना हुआ है। पत्थर और कोई ठोस धातु जैसे लोहा, तांबा, ऐसी चीज़ों पर जो पहले के जो राजा थे, जो पहले की रानियाँ थीं, जो पहले के श्रीमंत लोग थे, वो इन पर अपना मतलब अपनी जो बातें थी, अपनी जो सूचनाएं थी वो उत्कीर्ण करते थे। उत्कीर्ण मतलब होता है कि उभारना ऊपर की तरफ। देखा आपने, मतलब क्या कहते हैं, ये ऊपर की तरफ थोड़े दिखाई दे रहा है तो इसी को बोलते हैं हम उत्कीर्ण। जो राजा थे वो प्राय दूसरे देश के शासकों से लड़कर आते थे तो अपनी मतलब शौर्य गाथाओं को इसमें लिखते थे। और जो राजा थे वो ऐसे अभिलेख इसलिए भी तैयार करते थे, जैसे कि किसी राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो उन्हें अपने नए नियम बनवाने थे, तो इस पर उत्कीर्ण करके वो करवा देते, तो जिससे आम जनता को पता लग जाता कि ये हमारा नया राजा कौन से नए नियम लेके आया है। ठीक है। और अब इसके बारे में ये बता रहे हैं कि 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख, इस अभिलेख के बारे में बता रहे हैं कि जो है अभिलेख है, ये 2500 वर्ष पुराना है। और ये अफ़गानिस्तान के, वर्तमान में जो अभी अफ़गानिस्तान है उसमें एक कंधार नाम की जगह है। वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान है उसमें एक कंधार नाम की जगह है, वहीं पर यह अभिलेख मिला है। और ये जो अभिलेख है ये अशोक ने बनवाया था, अशोक महान राजा। और इसके वंशजों ने और भी बहुत सारे बनवाए, लेकिन ये अशोक का बना हुआ है, अशोक द्वारा उत्कीर्ण करा गया है। और ये आपका इस अभिलेख में जो भाषा यूज करी गई है वो यूज करी गई है आपकी जो लिपि बोलेंगे, इसे भाषा नहीं बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों का, भाषाओं का प्रयोग हुआ है। जो अपने अफगानिस्तान कंधार में जो भाषा बोली जाती है उसी में हुआ है। ये कौन सी भाषा बोली जाती थी? यूनानी तथा अरामेइक। इसको ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और इस चीज़ पर ध्यान कम देते हैं।
इसके अतिरिक्त मतलब ये अभिलेख हमें मिल गए और हमें पांडुलिपि मिल गई, लेकिन सिर्फ इन्हीं से हम इतिहास का पता नहीं लगा सकते। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें मिलती हैं हमें, और ये जो इन वस्तुओं ये जो अभिलेख मिला है और भी चीज़ें मिली हैं, इनका जो अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं पुरातत्वविद। जो पुरातत्वविद होते हैं वो पत्थर और ईंट की बनी इमारतों के अवशेषों तथा चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों, सिक्कों से प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते रहते हैं, है ना। और जो पुरातत्वविद है वो जानवरों की, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां तक ढूंढ लेते हैं। और तो और ये अन्न के जो दाने होते हैं जो जल जाते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं जो जल जाते हैं, वो उसकी राख भी ढूंढ लेते हैं पुरातत्वविद जो होते हैं। कुल मिलाकर यह है कि एक जासूस का काम करते हैं। जासूस का काम करते हैं। ये कि मतलब जो आपके पुरातत्वविद हैं, इनकी जासूसी के आधार पर ही इनके प्रमाण जिस तरह से मिलते हैं उसके आधार पर ही इतिहास का हम पुनर्निर्माण कर लेते हैं कि पहले मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, सिर्फ इन्हीं की वजह से। तो और इसको ये जो पुरातत्वविदों को जो मिलते हैं ना, उन्हें हम स्रोत बोलते हैं, स्रोत। ठीक है। अब ये देख रहे अतीत एक है या अनेक है? एक नहीं हो सकता, अनेक हो सकता है। अनेक इसीलिए क्योंकि हमें तो सिर्फ राजाओं के बारे में पता है ना, कि मतलब उन्होंने अभिलेख लिख दिया तो हमें राजाओं के बारे में पता लग गया। कुछ चीज़ें मिली हैं तो हमें ये पता लग गया कि लोग इस चीज़ का यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम मतलब पता करेंगे, जैसे कोई आम व्यक्ति के बारे में पता लगेंगे तो कैसे पता करेंगे? नहीं पता कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार में जो लोग रहने वाले हैं, आज की डेट की बात कर रहे हैं, तो वो मछलियों पर ही अपना भोजन उनका है, खुद का भोजन है। ठीक है। लेकिन जो हम लोग हैं, हम अपने भोजन के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। वैसे ही पहले के जो लोग थे, अगर हमें प्रमाण मिल रहे हैं तो ये तो है, लेकिन जो कुछ लोग थे वो उनका अलग भोजन होगा, अलग पशुपालक अलग होंगे। तो मतलब क्या कहते हैं, हमें नहीं पता है कि उनका जीवन कैसा था। जैसे अब हमारे यहाँ कास्टिज्म भी बहुत है, जैसे कि पहले भी था, अभी भी, अब तो खैर बहुत कम है, पहले ज़्यादा था। तो हमें सिर्फ राजाओं के बारे में ही या रानियों के बारे में या कोई पैसे वाला व्यापारी है उन्हीं के बारे में या कोई लेखक, उन्हीं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आम इंसान की जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक अतीत या दो अतीत होते हैं। अब हम देखते हैं तिथियों का मतलब। तिथि का मतलब देखो, इसमें जो समझाया गया है वो बहुत मतलब वैसे समझाया गया, मैं आपको समझाती हूँ अपने तरीके से। आपने ईसा मसीह का नाम सुना होगा, अपने ईसा मसीह प्रभु। तो जो ईसा मसीह हैं, उनके जन्म से पहले के समय को हम बोलेंगे ईसा पूर्व, और जन्म के बाद के समय को बोलेंगे हम ईसवी। ठीक है। तो तो हम कहीं आपने देखा होगा का बीसी मतलब अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कि इतना ईसवा पूर्व या इतना 2000 ईसवी या 2000 ईसा पूर्व, हम ऐसे बोलेंगे, है ना। तो ये तो हुआ हिंदी में। और अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, बीसी, शॉर्ट में बोलेंगे बीसी। और क्या कहते हैं, एडी का मतलब बताया, एनो डोमिनी का मतलब होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एडी। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि ईसा के जन्म से पहले, और एडी का मतलब होता है कि ईसा के जन्म के बाद। ठीक है। और कहीं कहीं आपको मिलेगा बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। और कहीं आपको मिलेगा सीई, तो इसका मतलब होता है कॉमन एरा। और क्या कहते हैं, इनका मतलब वही होता है कि आपके जन्म से पहले और जन्म के बाद। और क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का मतलब यही जो है आपका, हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, अधिकांश देशों में इसी कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। हर जगह पे आपको यही कैलेंडर मिलेगा। भारत में तिथियों की इस रूप के प्रयोग को हम लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ है, मतलब इसी कैलेंडर का। कभी कभी अंग्रेजी में आपको बीपी शब्द भी दिखता होगा, उसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। चलिए, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको मेरा ये भी वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे पहले के वीडियो भी अच्छे ही हैं, आप उन्हें भी एक बार ज़रूर विजिट करिए, आपने नहीं करा तो। और उसमें मैंने ज्योग्राफी सारी अभी मतलब न्यू एडिशन की ख़त्म कर दी है, बाकी 2-3 एडिशन का मैं MCQ बनाऊँगी, जो 2-3 चैप्टर बचे हैं।
और चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे इसी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।